मुख गुहा में पाचन की क्रिया होगी, ग्रसनी में नहीं, ग्रास नली में नहीं। ये सब रास्ता है, भोजन को कहेंगे चलो चलो आगे चलते रहो। अब देखिए, अब जैसे ही भोजन आप मान लीजिए नहीं किए हैं तो ये जो रूजी है ये खड़ा हो जाएगा और पेट गड़ने लगता है, तेजी से कहेंगे आप बाप बाप चिल्लाएंगे। ऐसे जाएं और बिजली का तार छू लें तो ब्रेक डांस करने लगेंगे, लेकिन ग्लव्स, फाइबर का ग्लव्स पहनकर जाएं और उसको छू लें तब नहीं बिजली का करंट मारेगा। अगर हम लोग ऐसे ही निकल जाएं और बारिश हो रही हो, बस एकदम मौसम सुहाना हो, बारिश वीआईपी से हो रही हो, जाएंगे भीग कर चले आएंगे। रेनकोट पहन कर जाएँ आएँ नहीं भीगेंगे। तो अमाशय का रेनकोट क्या रहता है? म्यूकस। जो छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टी खाते हैं, तो लार में जो लाइसोजाइम पाया जाता है तो मिट्टी के कीटाणुओं को मार देता है। अब मान लीजिए कुछ कीटाणु बच गए, बचकर वो अमाशय में प्रवेश कर गए, तो ये सेल वेट करता रहेगा कि आ जाओ बच्ची आ जाओ, तुम उधर से बच कर आए हो, तुमको क्या लगता है कि बच जाओगे यहाँ, तो अमाशय उनको मार देता, ये सेल मार देगा। तो जैसे ही दूध में अम्ल मिला दिए तो अब ये किस में बदल जाएगा? दही में। तो जो ब्राह्मण लोग हैं वो दूध की तुलना में दही ज़्यादा खाते पीते हैं। क्यों? क्योंकि दूध जाएगा अमाशय में, बदलेगा किस में? दही में। पहले से दही पियो, पाचन की क्रिया तेज रहेगी। जो महिलाएं होती हैं खूब झुमका झुलनिया नथिया उथिया पहन कर चलती हैं, अब मान लीजिए सोना लेकर जा रही हैं और रास्ते में मिल गया डाकू। अब डाकू चक्कू दिखा कर कहे कि जा सारा सोना दे दो, तो अगर देख लीजिए उससे लड़ने योग्य नहीं है तो चुपचाप दे दीजिए। अब लेकिन महिलाओं को तो खुद से ज़्यादा प्रिय रहता है सोना, तो कैसे देंगी? झगड़ा कर लेंगी। तो जब झगड़ा कीजिए और कंडीशन ये आए कि वो आपको चक्कू भोंक दे, तो चुपचाप जब वो आपको चक्कू भोंकने वाला रहे तो कह दीजिए रुकिए रुकिए रुकिए, इधर दाएं तरफ चक्कू भोंकिए। तो उसको भोंकना रहेगा तो भोंक देगा, सोना लेकर चला जाएगा। नहीं भोंकना रहेगा तो डर जाएगी, खुद चक्कू काहे भोंकवा रही है। ठीक, दाएं तरफ चक्कू भोंकवाने से फ़ायदा ये होगा आपके जिंदा रहने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि दाएं तरफ क्या पाया जा रहा है? यकृत। इसमें चक्कू भोंकेंगे, यकृत की कोशिकाएं मरेंगे, कुछ दिनों बाद वो फिर ठीक कर लेगा। ठीक, मान लीजिए एकदम हुमच के खाना खा लिए, आवश्यकता है शरीर में 50 अणु ग्लूकोज की, खा लिए एकदम 400-500 अणु ग्लूकोज। ठीक, मान लीजिए 400-500 ग्राम ग्लूकोज खा लिए, आवश्यकता थी 50 की, तो जो एक्स्ट्रा है उसको यकृत ये थोड़ी कहेगा हाँ इसको बाहर निकालो, कहेगा यार बचा के रख लो, जिस दिन खाना नहीं खाएंगे उस दिन काम देगा। हाँ, भोजन खाएं, एचसीएल ना मिला रहे, उल्टी करेंगे, दोबारा रोक के दोबारा खाओ। बार बार मान लीजिए कोई मस्त जैसे गुलाब जामुन, आप गए बाज़ार, मस्त छेना गुलाब जामुन दिखा, खा लिए, अब बहुत भाई राक्षस की तरह एकदम खा लिए। अब खाने के बाद वो जाएगा अमाशय में, खूब एकदम ठूस ठूस के खा लिए हैं, तो उल्टी करेंगे तो सोचेंगे यार बहुत महंगा गुलाब जामुन था खाए थे, तो ऐसे रोक लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा खा लेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब एचसीएल ना मिला रहे। तो एचसीएल भोजन अमाशय में पाया जाता है, तो वो मिल जाएगा, तो दोबारा जब उल्टी करेंगे तो बेकार हो जाएगा, फेंक देंगे। ठीक, अगर किसी महिला को कहीं साथ में ले जाइए और कुछ खाने के लिए कहेंगे तो अरे नहीं, अरे राय हम ना खाओ, चलो घरे खाइए, अरे हमें मानना है बा, ऐसे 56 प्रकार का नखरा करती है। गाँव में बारात आ जाए, पर्दा के पीछे पतरी में खड़े मुर्गा लेकर खाएगी एकदम चोरी से, ए बहनी ले आओ ले आओ ले आओ, ए बच्ची ले आओ दे, एकदम पर्दा के पीछे पतरी में ले आया गुलाब जामुन समोसा वमोसा जौन पूड़ी कचौड़ी सब चीज़ एकदम खड़ाई खड़ी जल्दी जल्दी खाए, 5 मिनट में लंबा। घरे खाना खाएगी कोई महिला आधा घंटा 1 घंटा लगा देगी, बारात में जाए पर्दा के पीछे पतरी में लेकर खाती है, 5 मिनट में आपसे ज़्यादा खाना खा लेगी। जैसे ही अमाशय में एचसीएल की अधिकता हो जाएगी तो वो स्थिति हमको कहलाती है एसिडिटी। अब पेट आपका दर्द करने लगेगा, तो एचसीएल है अम्ल, आपको दे देते हैं इनो पियो, काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकेंड में। हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों और सहेलियों। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के दूसरे लेक्चर पर। पहला वीडियो हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, देखना चाहते हो तो आराम से जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बात की जाएगी। पिछले वीडियो में देखिए हमने बात किया था मुख गुहा के बारे में, ये देखिए मुख गुहा हो गया था, ऊपर ये नाक, यहाँ से 2 ठो रास्ता, ये इधर अमाशय, छोटी आंत, यहाँ से ये बड़ी आंत, तो देखिए पिछले वीडियो में बात कहाँ तक हुई थी। मुख गुहा, ये इसके बारे में बात हो गया था। मुख गुहा में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, लार ग्रंथि, दांत, जीभ, तो इन सब पर बात हो गया था। आज आगे बात करते हैं, अगला जो भाग है ये, ठीक, इसको कहते हैं ग्रसनी। क्या नाम है? ग्रसनी, अंग्रेजी में कहते हैं फेरिंग्स। ठीक, तो अगर हम देखें तो देखिए ये इधर से
नाक वाला, और ये इधर मुंह का रास्ता, मुंह से फिर आगे इधर यहाँ पर 2 ठो छिद्र रहते हैं। देखिए ये है, समझ लीजिए पूरा ये ग्रसनी है। तो ये भाग जो कहलाता है यही क्या है, ग्रसनी। अब एकदम बढ़िया से समझते रहिए, ध्यान इधर करिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए, जो जो बताया जा रहा है नोट करते हुए चलिए। तो देखिए ग्रसनी ये है, यहाँ से ये इधर खुल रही है, इस भाग को कहते हैं नाजोफेरिंग्स। ये 3 भागों में बटा रहता है फेरिंग्स, तो इसको कहते हैं नाजोफेरिंग्स। आगे आया रहता है, इसको कहते हैं ओसोफेरिंग्स, या इसी को ओरोफेरिंग्स भी कहते हैं। और ये इधर जो गया है इसको कहते हैं लेरिंजोफेरिंग्स, लेरिंसोफेरिंग्स। ठीक, अब ये तो फेरिंग्स था, 3 भागों में बटा था। फेरिंग्स के बारे में जानिए, ये है कॉमन पाथ ऑफ फूड एंड एयर। ठीक, देखिए यही ग्रसनी, ये ऐसा रास्ता है जहाँ पे भोजन और वायु दोनों एक साथ जाते हैं। ये जो भाग है यही क्या है, ग्रसनी। अब यहाँ देखिए एक तो यहाँ 2 नलिका है, एक ये है श्वास नली और एक उसी के पीछे है ग्रास नली। ठीक, तो यहाँ देखिए ये, इसमें 2 चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिर से ये जो ग्रसनी है, यहाँ देखेंगे तो 2 ऐसे करके, एक ऐसे, एक, ठीक, तो इसको कहते हैं ग्लोटिस। और ये जो है श्वास नली, यानी श्वास नली का ऊपरी भाग यानी मुख क्या कहलाता है, ग्लोटिस, और ये कहलाता है गलेट। ठीक, और ये है ग्रास नली। अब देखिए इधर ये मुख गुहा और ये था नाक वाला भाग। यहाँ से भोजन आता है और ये भोजन जाता है ग्रास नली में। यहाँ से एयर आती है और वो जाती है श्वास नली में। यहाँ बीच में ये जो पाया जा रहा है इसको कहते हैं ईपीग्लोटिस, इसको कहेंगे ईपीग्लोटिस। तो ईपीग्लोटिस के बारे में जानते हैं। अब ये वास्तव में देखिए, यहाँ तो समझाने के लिए बना दिए, वास्तव में किस तरह रहता है वो देख लीजिए। ऐसे ये मान लीजिए है रास्ता, और यहाँ पर ये भाग ऐसे रहेगा और थोड़ा सा ये देखिए। ठीक, तो ये है आपका ग्रास नली और ये है श्वास नली। अब देखिए जब भी हम लोग भोजन करेंगे तो भोजन इधर आएगा, इधर आके यहाँ मुख हुआ है तो इससे भोजन यहाँ आएगा। अब ये भोजन इस पर गिरता है और ये ईपीग्लोटिस है, इसका नाम है ईपीग्लोटिस। ठीक, तो जैसे ही भोजन के कण इस पर गिरते हैं ये ईपीग्लोटिस इस श्वास नली को ढक लेता है और भोजन कहाँ चला जाता है, ग्रास नली में। यानी ईपीग्लोटिस क्या काम करेगा, ये भोजन को भेजेगा ग्रास नली में और एयर को भेजेगा श्वास नली में। ठीक, तो यानी ग्रसनी का कार्य अगर देखें तो इसका कार्य में ये क्या करता है, ये भोजन को भेजेगा ग्रास नली में और वायु को भेजता है श्वास नली में। और दूसरा कार्य ये बोलने में सहायक होता है, बोलने में सहायक, वॉइस निकालने में भी ये सहायता प्रदान करता है। ये ग्लोटिस का कार्य हो गया। तो देखिए अच्छा इधर से ऐसे लिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है क्या, चलिए अब लाइट प्रकाश मार रहा है, हाँ तो देखिए ये दिखाई दे रहा है बढ़िया से। तो अब जो लिखेंगे वो इधर लिखेंगे तो ये दिखाई देगा। तो ये तो थी बात ईपीग्लोटिस की। अब ईपीग्लोटिस के आगे है ग्रास नली, तो उसके बारे में समझते हैं। ईपीग्लोटिस से भोजन कहाँ जाएगा, ग्रास नली। तो चलिए समझ लेते हैं। अगला है ग्रास नली, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। ठीक, तो देखिए ये जो एक ठो पतली ऐसे लंबी सी नलिका होती है यही है ग्रास नली। इसकी अगर लंबाई देखें तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। ये पतला होता है, लंबा होता है और ये एक ठो नलिका है, पतली लंबी नलिका है। इसमें कुछ खास क्रियाएं होती नहीं हैं। इसमें भोजन का होता है पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस यानी क्रमाकुंचन गति होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, क्रमाकुंचन गति। देखिए अजगर देखा है आप लोगों ने, जब भी अजगर किसी जीव को निगलता है तो मान लीजिए ये उसका हो गया शरीर। अब यहाँ पे जहाँ भोजन रहेगा ये वाला भाग ऐसे फूला रहेगा,
अब जैसे ये भोजन नीचे घसकेगा तो ये भाग नॉर्मल हो जाएगा और नीचे वाला भाग ऐसे फूल जाएगा, तो ये भोजकण, तो इसी को कहते हैं पेरिटेल्सिस यानी क्रमाकुंचन गति। तो ग्रास नली में क्या होगा, ग्रास नली में कुछ खास नहीं होता, यहाँ केवल क्रमाकुंचन गति होता है, भोजन का क्रमाकुंचन गति। ठीक, तो अच्छा ऐसे बढ़िया दिखाई दे रहा है कि ऐसे, ओहो कलुआ लगा थी तो देखिए ये ग्रास नली की बात हो गई। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं, ग्रसनी में कोई पाचन नहीं। मुख गुहा में पाचन की क्रिया होती है, मुख गुहा में पाचन की क्रिया होगी, ग्रसनी में नहीं, ग्रास नली में नहीं। ये सब रास्ता है, भोजन को कहेंगे चलो चलो आगे चलते रहो। अब अगली बात आती है आमाशय की। तो देखिए ग्रसनी के आगे अब भोजन कहाँ जाएगा, आमाशय, यहीं ऐसे रहता है ये, इसको कहते हैं आमाशय। तो चलिए यहाँ एक ठो ऐसे स्फिंक्टर रहता है, आमाशय के बारे में पहले जान लें। आमाशय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टमक। ठीक, तो देखिए ये जो है इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, और ये कहलाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक, यहाँ भी पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये वाला इतना भाग इसका कहलाता है कार्डियक। ये देखिए हृदय के पास होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, कार्डियक। इतना भाग इसका कहलाता है फंडस या फंडी, किसी को कहते हैं फंडस या फंडी, और ये इतना भाग इसका कहलाता है पाइलोरिक। ठीक है, ये जो है देखिए वैसे आमाशय तो मुख्य तीन ही भागों में बटा होता है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, लेकिन ये बचा हुआ भाग इसको कहते हैं बॉडी, काय। ठीक, अब देखिए भोजन का पाचन ये ग्रास नली में होगा नहीं, तो वहाँ से भोजन आएगा इसमें कार्डियक स्फिंक्टर से होते हुए कार्डियक में, फिर इसी का ऊपरी भाग क्या है, फंडस, फिर लास्ट वाला पाइलोरिक, मध्य का भाग बहुत ज़्यादा रहता है, इसको कहते हैं बॉडी। अगर हम आमाशय के बारे में देखें तो इसका आकार जे की तरह होता है, जे की तरह। अगर लंबाई देखें तो वो लगभग 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई देखें तो वो 7 से 10 सेंटीमीटर इतना रहता है। आइए अब इस आमाशय के बारे में और अच्छे से जानते हैं। इसमें ऐसे कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, ऐसे कांटे की तरह संरचना पाई जाती है, इसको कहते हैं रूजी। क्या कहते हैं, रूजी। हाँ, इस कांटे को क्या कहेंगे, इस कांटे का नाम है रूजी। ठीक, अब देखिए रूजी क्या करेगा, जैसे ही भोजन को हम लोग खाएंगे, मुंह में भोजन का कूच-काच करेंगे, कूच-काच करने के बाद जब भोजन आमाशय में जाता है तो वो रूजी यहाँ भोजन को 3 से 4 घंटे रोकता है। ठीक, देखिए रूजी भोजन को 3 से 4 घंटे रोकने का कार्य करता है। अब ये अब सही दिख रहा है क्या, एक मिनट, चलिए यही वाला सही है। देखिए अब जैसे ही भोजन आप मान लीजिए नहीं किए हैं, तो ये जो रूजी है ये खड़ा हो जाएगा और पेट करने लगता है तेज़ी से, कहेंगे आप बाप बाप चिल्लाएंगे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब भोजन नहीं खाएंगे रूजी खड़ा हो जाएगा और ये कांटेनुमा संरचना है तो चुभन गड़न महसूस होता है। ठीक, तो ये भोजन को क्या करेगा, 3 से 4 घंटे तक रोकेगा। तो जैसे ही भोजन को 3 से 4 घंटे तक रोकता है तो इसमें जो भी एंजाइम है वो भोजन में अच्छी तरह से मिल जाता है, तब भोजन आगे बढ़ता है। अब अगर हम देखिए एक रूजी को, अगर इसको यहाँ खा लेते हैं, अगर हम एक ठो रूजी को जूम कर दें, तो चलिए रूजी को जूम करें। देखिए ऐसे करके इसमें ये ऐसे, इसी तरह ये था रूजी, ये भोजन को 3 से 4 घंटे रोकेगा। अगर हम इसको जूम कर दें, रूजी को जूम करें तो ये ऐसे दिखाई देता है। ये किसकी संरचना है, रूजी की। ठीक, अब यहाँ से ऐसे, फिर बारी बारी, यही क्रम बारी बारी से चलता रहता है, ऐसे यही क्रम चलता रहेगा। तो इसमें आइए चलिए अब समझते हैं। ये जो है कोशिकाएं रहती हैं, इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो सभी कोशिकाओं को समझते हैं। इसमें जो ये ऊपर की कोशिका है, यानी ये इस ऊपर की कोशिकाओं को, इसको कहते हैं म्यूकस नेक सेल। क्या कहेंगे,
म्यूकस नेक सेल, या इसी को गोबलेट सेल भी कहते हैं, गोबलेट सेल। ये म्यूकस का स्रावण करती हैं, तो ये क्या करेंगी, म्यूकस का स्रावण। अब इसी के नीचे यहाँ देखिए, ये जो है इतनी ये रहती हैं पेराइटल सेल, ये क्या है, पेराइटल, या इसी को ऑक्जिंटिक सेल भी कहते हैं, ऑक्जिंटिक सेल। ये HCl का स्रावण करती हैं, HCl का स्रावण। ठीक, तो देखिए जो नेक सेल यानी गोबलेट सेल है वो म्यूकस का स्रावण करेगी, और पेराइटल या ऑक्जिंटिक सेल ये HCl का स्रावण करती हैं। अब इसके नीचे यानी ये देखिए, ये जो इतनी है, या तो ये, इसको कहते हैं पेप्टिक सेल। कौन सी सेल, पेप्टिक सेल, या इसी को जाइमोजेनिक सेल भी कहते हैं, जाइमोजेनिक, या चीफ सेल, चीफ सेल। ये एंजाइम का स्रावण करेंगी, और उस एंजाइम में दो ठो रहते हैं, एक तो उस एंजाइम में कितने रहेंगे, दो, एक रहता है प्रोरेनिन और एक ठो रहता है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, यही दो ठो एंजाइम रहेंगे। अब यहाँ लास्ट में पाई जाती है जी कोशिका, इसको कहते हैं जी सेल, और ये एक ठो हार्मोन स्राव करती है, ये क्या है, जी सेल। ये एक ठो हार्मोन स्राव करेगा, हार्मोन का नाम है गैस्ट्रीन। ये गैस्ट्रीन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड को नियंत्रित करता है, उसको कहेगा हाँ बराबर तुम अम्ल का सेक्रेशन करती रहो, ये काम करो वो काम करो। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो ये देखिए ऊपर की है म्यूकस नेक सेल, उसी के नीचे पाया जा रहा है पेराइटल सेल या गोबल ऑक्जेंटिक सेल, फिर उसके और नीचे पेप्टिक सेल, और नीचे लास्ट में सबसे पाया जा रहा है जी सेल। जी सेल गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण करेगा, पेप्टिक एंजाइम का स्रावण करता है, और ये जो पेराइटल सेल है ये HCl का स्रावण करेगा, और नेक यानी गोबलेट सेल म्यूकस का स्रावण करता है। ठीक, तो अब देखिए अमाशय, ये तो था अमाशय से स्रावित कोशिकाओं के बारे में। अब इसी में और बढ़िया से समझे तो अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटों तक रुकता है। अगर ये जो ऐसे अमाशय है उसको काट कर देखें तो इसमें 4-5 ठो परत पाई जाती है। तो जो अंदर ऐसे है, ये अंदर सबसे है, इसको कहते हैं, ये खाली जगह है जिसमें भोजन जाता है, ल्यूमेन। इसके बाहर की जो ये परत होती है, इस परत को कहते हैं म्यूकोसा। इस म्यूकोसा में ब्लड वेजल्स पाया जाता है, लिम्फ वेजल्स पाया जाता है, लेकिन इसमें नर्व अनुपस्थित रहती है। इसके बाहर एक ठो और परत रहती है, इसको कहते हैं सब म्यूकोसा। ये क्या है, सब म्यूकोसा। इसमें ब्लड वेजल्स पाया जाएगा, लिम्फ वेजल्स ये भी पाया जाता है, और नर्व ये भी पाया जाता है। और बाहर रहती है, ये है मस्कुलेरिस एक्सटर्ना, मस्कुलेरिस एक्सटर्ना। और सबसे बाहर एक ठो परत रहती है, इस परत को कहते हैं सेरोसा। ठीक, तो अगर आहार नाल यानी गट को अगर काट कर देखें तो यही 4 ठो परतें पाई जाएंगी। अंदर जो खाली जगह रहेगा ल्यूमेन, उसके बाहर की परत म्यूकोसा, उसके बाहर की सब म्यूकोसा, और बाहर की मस्कुलेरिस एक्सटर्ना, सबसे बाहर की परत कहलाएगी सिरोसा। ठीक, तो ये देखिए ल्यूमेन में ही ये कांटिन्यूअस संरचना पाई जा रही है, इसी को क्या कहते हैं, रुचि। तो चलिए अब देखते हैं, अमाशय में ही पाई जाती है जठर ग्रंथि, तो इसको भी यहीं देखते हुए चलते हैं। अमाशय में क्या क्या पाया जाएगा, यहीं पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, हिंदी में इसको कहते हैं जठर ग्रंथि। अगर जठर ग्रंथि को देखें तो इसका कुछ खास काम नहीं होता, ये जठर रस का निर्माण करती है। तो ये क्या करेगी, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करेगी, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण ये काम करेगा। अब देखिए जो गैस्ट्रिक जूस जठर रस है, इसमें 3 चीज़ें पाई जाएंगी, HCl, म्यूकस और एंजाइम। ठीक, तो एक एक को अच्छे से समझते हैं। देखिए जो HCl है इसका pH रहता है 1.2 से 1.8, 7 से कम pH तो वो अम्ल कहलाता है, 7 से ज़्यादा क्षार 7 रहेगा तो उदासीन। तो यानी ये नाम इसका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
देखिए HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, लेकिन वो गैस के रूप में रहता है और ये लिक्विड के रूप में है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जैसे ही देखिए भोजन अमाशय में जाएगा, उसमें मिल जाता है HCl, तो वो भोजन को खट्टा बना देता है, क्षारी बना देगा भोजन को। अगर मान लीजिए HCl ना पाया जाए भोजन में, तो देखिए उल्टी करेंगे। अब उल्टी करेंगे तो इसको ऐसे रोक लेंगे और दोबारा खा लेंगे, ठीक। अब HCl पाया जाता है, तो जैसे ही उल्टी करेंगे तो जो दीवारें हैं अमाशय की, जो ग्रास नली की दीवारें हैं, मुख हुआ की दीवारें हैं, HCl उनसे लग कर आता है तो जलन महसूस होती है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी ये तेजाब है। अब जहाँ भी तेजाब होता है तो वो अगर कहीं पे तेजाब गिरा दे तो उसको जला देता है। तो सवाल ये आता है कि ये अमाशय को क्यों नहीं जला दे रहा है। तो अमाशय में देखिए एक दूसरा भी चीज़ पाया जा रहा है, म्यूकस। तो ये अमाशय के ऊपर एक ठो परत का निर्माण कर देता है। अगर हम लोग ऐसे जाएं और बिजली का तार छू लें तो ब्रेक डांस करने लगेंगे, लेकिन ग्लव्स, फाइबर का ग्लव्स पहन कर जाएँ और उसको छू लें तब नहीं बिजली का करंट मारेगा। अगर हम लोग ऐसे ही निकल जाएँ और बारिश हो रही हो, मस्त एकदम मौसम सुहाना हो, बारिश VIP से हो रही हो, जाएंगे भीग कर चले आएंगे। रेनकोट पहन कर जाएँ आएँ नहीं भीगेंगे। तो अमाशय का रेनकोट क्या रहता है, म्यूकस। अब उसके पहले HCl को देख लें। तो देखिए HCl का अगर कार्य देखें तो ये कीटाणुओं को मारता है, कीटाणुओं को मारना। अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टी खाते हैं, तो लार में जो लाइसोजाइम पाया जाता है तो मिट्टी के कीटाणुओं को मार देता है। अब मान लीजिए कुछ कीटाणु बच गए, बचकर वो अमाशय में प्रवेश कर गए, तो HCl वेट करता रहेगा कि आ जाओ बच्ची आ जाओ, तुम उधर से बच कर आए हो, तुमको क्या लगता है कि बच जाओगे यहाँ, तो अमाशय उनको मार देता, HCl मार देगा। दूसरा, ये भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाएगा, अम्लीय बनाना, अम्लीय यानी भोजन को खट्टा बना देगा। इसी के कारण जब उल्टी करते हैं तो जलन महसूस होती है। तीसरा, ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक। तो कीटाणुओं को मार देगा, अम्लीय बना देगा भोजन को, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा भोजन को। अगला इसका काम होता है ये भोजन को सड़ने से बचाता है। क्या करेगा, भोजन को सड़ने से बचाता है। सोचिए खाना खाते हैं, खाना के साथ साथ पानी भी पिएंगे, तो वो जब भोजन में पानी मिल जाता है तो वो सड़ने, ऑक्सीकरण कर देगा तो सड़ जाएगा। लेकिन जो HCl ये रोक कर रहता है कि रुके रहो, किसी का ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो ये भोजन को सड़ने से बचा लेगा, अम्लीय बना देगा, कीटाणुओं को मार देगा। ये किसका काम था, HCl का। अब सवाल आता है, उतार लीजिए, उतारना हो तो छाप लीजिए। अब सवाल आता है कि HCl तो है तेजाब, तो ये अमाशय की परत को क्यों नहीं जला देता। तो देखिए ये है अमाशय की परत, ये है, मान लीजिए ये देखिए ये अमाशय की परत है। तो यहाँ पर म्यूकस पाया जाता है, तो अमाशय की परत पर ऐसे म्यूकस की एक ठो परत चढ़ जाती है और यही परत बचा लेता है इसको जलने से। तो ये क्या करेगा, HCl के प्रभाव से अमाशय के दीवारों की सुरक्षा, अमाशय के दीवारों की सुरक्षा ये कौन करेगा, म्यूकस, ठीक। अब तीसरा अगर देखें तो इसमें एंजाइम भी पाया जा रहा है। HCl पाया जा रहा था, म्यूकस पाया जा रहा था और एंजाइम। एंजाइम में दो एंजाइम, एक होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन, यही दो एंजाइम रहेंगे। अब देखिए जो हम दूध खाते हैं, दूध पीते हैं, तो दूध में पाया जाता है केसिन प्रोटीन, तो ये इसको बदल देता है कौन, देखिए दूध के केसिन प्रोटीन को रेनिन बदल देगा, दूध के केसिन प्रोटीन को रेनिन बदल देता है कैसिनेट में, और इसी में कैल्शियम आयन भी मिल जाते हैं, तो ये इसको फाइनली बदल देता है कैल्शियम पराकैसिनेट में, कैसिनेट, और यही स्थिति है दही की, ठीक। तो दूध को कौन, देखिए दूध को कौन दही में बदलेगा, रेनिन, ठीक। देखिए दूध को रख देते हैं और उसमें जावन यानी थोड़ा सा दही मिला देंगे, या तो नहीं रहेगा तो नींबू गाड़ देंगे। तो जैसे ही दूध में, ये तो कहा जाता है कि रेनिन बदलता है, लेकिन वास्तव में ये सब करता कौन है, ये HCl। तो जैसे ही दूध में अम्ल मिला दिए तो अब ये किस में बदल जाएगा, दही में। तो जो ब्राह्मण लोग हैं वो दूध की तुलना में दही ज़्यादा खाते पीते हैं, क्यों, क्योंकि दूध जाएगा अमाशय में, बदलेगा किस में, दही में। पहले से दही पियो, पाचन की क्रिया तेज रहेगी। तो दूध से दही बनाना रेनिन और HCl का काम, ठीक। अब देखिए जो भी हम प्रोटीन खाते हैं, इस प्रोटीन को जो पेप्सिन है,
पेप्सिन और HCl, ये दोनों मिलकर इसको तोड़ देते हैं प्रोटियोज में, प्रोटियोस और पेप्टोन्स। ठीक, तो प्रोटीन, और ये क्रिया होती कहाँ है, आमाशय में। तो प्रोटीन को प्रोटियोस और पेप्टोन में कौन तोड़ता है, पेप्सिन, यानी कि पेप्सिन क्या करेगा, ये करता है प्रोटीन का पाचन। अब इसके पहले जान लीजिए, ये जो एंजाइम है इसमें कितने एंजाइम आए हैं, 2 ठो। ये दोनों निष्क्रिय रूप में रहते हैं, तो ये रहेगा प्रोरेनिन और वो रहता है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। तो इन दोनों को HCl इसको बदल देता है रेनिन में और इसको बदल देगा पेप्सिन में। ये इन सब का सक्रिय रूप है और ये निष्क्रिय रूप है। ठीक, तो पेप्सिनोजेन से को पेप्सिन में कौन बदलता है, HCl। प्रोरेनिन को रेनिन में कौन बदलेगा, HCl। ठीक, तो ये किसकी बात थी, अभी तो बात की गई है आमाशय की। अब भोजन आमाशय में, ये जो गैस्ट्रिक जठर ग्रंथि थी ये हो गया समाप्त। आमाशय के बाद अब भोजन जाता है छोटी आंत में। तो देखिए, जैसे ही ये देखिए आमाशय हो गया, आमाशय के बाद ये जो सी आकार का यहाँ से यहीं एक ठो ऐसे करके पत्ती के आकार की संरचना होती है और इसको चलिए अब समझ लेते हैं। ये जो है इसको कहते हैं अग्न्याशय और इसको कहते हैं यकृत यानी लीवर। ठीक, तो भोजन आमाशय के बाद जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत और आमाशय के बीच में पाया जा रहा है यकृत, ये अग्न्याशय। आमाशय के बगल में पाया जा रहा है यकृत। तो अब समझ लेते हैं यकृत के बारे में। ठीक, वैसे आमाशय के बाद आएगा छोटी आंत, तो पढ़ लेते हैं यहीं यकृत और अग्न्याशय भी। तो यकृत यानी इसको उर्दू में कहते हैं करेजा, अंग्रेजी में कहते हैं लीवर। अगर इसकी स्थिति देखें, यकृत की स्थिति, तो ये उदर गुहा में ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर डायाफ्राम के नीचे होता है, डायाफ्राम के नीचे और दाएं तरफ। ठीक, तो ये जो उदर गुहा हो गया इसके ऊपर, डायाफ्राम के नीचे और दाएं तरफ क्या रहेगा, यकृत, और बाएं तरफ क्या रहेगा, पेट, हृदय भी बाएं तरफ। अब यकृत देखिए 2 भागों में बटा रहता है। ऐसे अगर देखें तो यकृत 2 भागों में बटा रहता है। एक ये है इसका लेफ्ट लोब, लेफ्ट लोब, और ये इसका है राइट लोब। और ये जो लोब है ये बना रहता है लोब्यूल से। ठीक, लोब्यूल में, ये लोब्यूल इसका ऐसे हेक्सागोनल कोशिका रहती है बहुत सी, यही रहता है लोब्यूल। ठीक, इसी से बना रहता है पूरा यकृत। अब अगर यकृत की विशेषता देखें तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, आंतरिक अंग, और ये दूसरा यानी कि सबसे बड़ा अंग है, दूसरा सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग। तो सवाल आता है पहला कौन है, तो पहला त्वचा है, सबसे बड़ा अंग कहें पूछेंगे तो त्वचा। दूसरा सबसे बड़ा अंग यकृत, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी विशेषता होती है इसमें पाया जाता है रीजनरेशन की क्षमता, रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाएगी। अगर यकृत के आधे भाग को काट के बना के खा जाएं तो वो कुछ दिनों बाद और अगला भाग अपना विकसित कर लेगा। तो देखिए, जो महिलाएं होती हैं खूब झुमका झुलनिया नथिया उथिया पहन कर चलती हैं। अब मान लीजिए सोना लेकर जा रही हैं और रास्ते में मिल गया डाकू। अब डाकू चक्कू दिखा कर कहे कि सारा सोना दे दो, तो अगर देख लीजिए उससे लड़ने योग्य नहीं है तो चुपचाप दे दीजिए। अब लेकिन महिलाओं को तो खुद से ज़्यादा प्रिय रहता है सोना, तो कैसे देंगी, झगड़ा करेंगी। तो जब झगड़ा कीजिए और कंडीशन ये आए कि वो आपको चक्कू भोंक दे, तो चुपचाप जब वो आपको चक्कू भोंकने वाला रहे तो कह दीजिए रुकिए रुकिए रुकिए, इधर दाएं तरफ चक्कू भोंकिए। तो उसको भोंकना रहेगा तो भोंक देगा, सोना लेकर चला जाएगा। नहीं भोंकना रहेगा तो डर जाएगी, खुद चक्कू काहे भोंकवा रही है। ठीक, दाएं तरफ चक्कू भोंकवाने से फ़ायदा ये होगा आपके जिंदा रहने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि दाएं तरफ क्या पाया जा रहा है, यकृत। इसमें चक्कू भोंकेंगे, यकृत की कोशिकाएं मरेंगे, कुछ दिनों बाद वो फिर ठीक कर लेगा। ठीक है, तो ये किसकी बात थी, यकृत की। अब यकृत का अगर कार्य देखें, क्या यकृत का कार्य, तो इसका पहला कार्य है पित्त रस का निर्माण, पित्त रस का निर्माण।
तो यकृत धड़ाधड़ पित्तरस बनाएगा और कहेगा देखो भाई मेरे पास जगह नहीं है, छोड़ देगा। पित्ताशय यहीं आगे ये जो है इसको कहते हैं पित्ताशय, ठीक। गॉल ब्लेडर, तो ये पित्तरस का निर्माण करेगा। दूसरा, जब भी हम लोग खाना खा लें, मान लीजिए एकदम हुमच के खाना खा लिए, आवश्यकता है शरीर में 50 अणु ग्लूकोज की, खा लिए एकदम 400-500 अणु ग्लूकोज, ठीक। मान लीजिए 400-500 ग्राम ग्लूकोज खा लिए, आवश्यकता थी 50 की, तो जो एक्स्ट्रा है उसको यकृत ये थोड़ी कहेगा हाँ इसको बाहर निकालो, कहेगा यार बचा के रख लो, जिस दिन खाना नहीं खाएंगे उस दिन काम देगा। तो आप देखते हैं जिस दिन सुबह उठिए और खाना ना खाइए, हुमच कर भूख लगी रहे, तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ये बदल देता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को संचित करके रख लेगा, ठीक। इसको संचित भोज्य पदार्थ के रूप में रख लेगा। तो जैसे ही भोजन हम लोग नहीं करेंगे तो शरीर में यकृत जो भी ग्लाइकोजन को संचित करके रखा रहेगा उसको फिर ग्लूकोज में तोड़ के ऊर्जा दे देगा। तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में बदल कर ऊर्जा देगा, ग्लाइकोजन को किस में बदल देगा, ग्लूकोज में। इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस, लिसिस मतलब होता है टूटना, तो ग्लाइकोजन टूट के फिर ग्लूकोज दे देगा। तो जब हम लोगों को एकदम चबुआ के खमच की भूख लगा रहता है तो हम खाना ना खाएं तो कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि भूख नहीं लगी है, तो उसमें होता क्या है, शरीर में जो भी ग्लूकोज रहता है, ग्लाइकोजन रहता है, यकृत की कोशिकाएं उसको ग्लूकोज में बदल के शरीर को ऊर्जा दे देंगे कि लो खाओ मौज करो। अगला, ये प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, इसी के साथ साथ एल्बुमिन और ग्लोबुलिन भी रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, रक्त जमाने में यानी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। तो ये क्या करेंगे, रक्त का थक्का बनाएंगे। अब जैसे ही रक्त शरीर के बाहर निकलता है तो वो रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त का बहना रुक जाता है। तो सवाल ये आता है कि शरीर के अंदर क्यों नहीं रक्त जम जाता। तो ये इसमें ये प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण, हिपैरिन का निर्माण करता है। किसका, हिपैरिन का निर्माण या संश्लेषण। तो ये शरीर के अंदर हिपैरिन क्या करेगा, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, जमने से रोकता है। शरीर के बाहर रक्त जम गया किसके कारण, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के, और शरीर के अंदर नहीं जम रहा है, ये किसके कारण, हिपैरिन के कारण। अब अगला कार्य अगर इसका देखें तो शरीर में रहता है प्रोटीन, वो रहेगा अमीनो अम्ल के रूप में, उसको तोड़ देगा। गुस्सा आ गया, यकृत की कोशिकाएं गुस्सा आ गई, तोड़ दी उसको, अमोनिया में तोड़ देती हैं। तो ये अमोनिया यानी NH3 को बदल देती हैं यूरिया में, यूरिया यानी कि NH2CO NH2, ठीक। तो ये अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करती हैं। अगला, ये इतना लिख लीजिए, फिर और लिख रहे हैं। तो देखिए ये तो 6 हो गया। 7वां इसका कार्य है, ये वसा का संचय करता है। और वसा का संचय करेगा किसके रूप में, ग्लिसरॉल के रूप में। तो वसा का ये संचय करता है और संश्लेषण भी करेगा वसा का। अगला, विटामिन का संश्लेषण करता है, विटामिन का संचय, ए का, B12 का, डी का, ई का, इन सब का ये संचय करता है। अगला, इसमें पाई जाती हैं कुफर कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं, कुफर कोशिका। अब ये हानिकारक पदार्थ का भक्षण कर लेंगी, मृत कोशिकाओं का भक्षण कर लेंगी, ठीक। तो इन सब का क्या कर लेंगी, भक्षण, यानी इन सबको खा जाएंगी, निगल जाएंगी। अगला कार्य अगर इसका देखें तो भ्रूणावस्था में RBC का निर्माण करता है। RBC का निर्माण कौन करेगा, लीवर, ठीक। तो ये तो था लीवर का कार्य। अब ये लीवर, इसका मेन काम पाचन में होता है पित्तरस। तो जैसे ही देखिए ये है, ऐसे रहता है लीवर, तो यहाँ से ये रहता है, इसको कहते हैं ऐसे, ये नलिका निकली हुई है, ये नलिका आगे जाके ऐसे एक थैलीनुमा भाग बनाएगा, तो इसको कहते हैं हिपैटिक डक्ट। क्या कहेंगे, हिपैटिक डक्ट।
और ये तो है आपका गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, और ये है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट देखिए, अब ऐसे ये यहाँ से पित्तरस का निर्माण करेगा, ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब, ये बीच में रहता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो इसका जो राइट लोब है यानी कि आर्यल, ये ज़्यादा रहता है लेफ्ट लोब से, तो राइट लोब वाला भाग अधिकांश में रहता है और ये कम मात्रा में। तो जो इससे एक ठो नलिका निकली उसको कहेंगे हिपैटिक डक्ट, पित्ताशय से एक ठो नलिका निकली इसको कहेंगे बाइल डक्ट। दोनों मिलकर बना लेती हैं कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट। अब ये कॉमन डक्ट ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे रहता है पित्तरस की नलिका, और पित्तरस की नलिका अग्न्याशय की नलिका, तो ये अग्न्याशय की नलिका में खुल जाएगा और आगे यहाँ रहता है छोटी आंत, तो इसी में ये दोनों मिल जाएंगे। यहाँ से भी एक नलिका रहेगी, तो अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए पहले तो यहीं देख लीजिए, ये जो गॉल ब्लैडर है ये पित्तरस का संचय करेगा, तो पित्तरस का संचय करेगा, तो पित्तरस के बारे में जान लें ज़रा। पित्ताशय ये क्या करेगा, पित्तरस का संचय यानी कि इस पित्तरस को इकट्ठा करेगा। तो जो पित्तरस है यानी कि बाइल, इसका पीएच रहता है 7.7, कहीं कहीं 7.8 रहता है। तो ये कैसा प्रकृति का रहेगा, क्षारी। आपने मुर्गा कटते हुए देखा होगा, मुर्गा मुर्गी, तो उसमें एक छोटा सा रहता है, पितड़ी कहते हैं उसको। अगर वो कट जाए गलती से तो उसका रस अगर मांस पर गिर जाए तो ये इतना कड़वा होता है कि फिर आप मांस को खा नहीं सकते। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्षारी यानी कि कैसा रहेगा, कड़वा। ये इसमें पाए जाते हैं दो पदार्थ, नाम है बिलीरुबिन और एक रहता है बिलीवर्डिन। ठीक, तो ये जो बिलीरुबिन है अगर इसकी अधिकता हो गई शरीर में तो एक ठो रोग हो जाएगा और उस रोग का नाम है पीलिया, जॉन्डिस। ठीक, और इसी के कारण बिलीरुबिन के कारण जो मल है इसका रंग पीला होता है। ठीक, मानव का मल देखेंगे तो वो कैसा रहेगा, पीला, कारण किसका है, बिलीरुबिन। और गाय भैंसों में देखेंगे तो उनका मल दूसरे कलर का रहेगा क्योंकि उनमें बिलीरुबिन नहीं होता। तो ये किसके बारे में था, पित्तरस के बारे में। पित्तरस देखिए करता क्या है, ये वसा को, जो बड़ी वसा रहेंगी, बड़ी गोलिका, ये उसका इमल्सीकरण कर देगा, इमल्सीकरण। फिर इसको वसा में ही बदलेगा लेकिन ये छोटी गोलिका में बदल देगा। देखिए समझिए, ये मान लीजिए वसा का कण है, अब इसमें जैसे ही बाइल मिला तो ये इसको ऐसे तोड़ देगा, छोटे वसा के कणों में बदल देगा। तो यानी कि इमल्सीकरण यानी इमल्सिफिकेशन का कार्य कौन करता है, पित्तरस। इमल्सिफिकेशन कहते किसे हैं, वसा के बड़े कणों को वसा के छोटे कणों में तोड़ देना, क्या कहलाता है, इमल्सीकरण। तो इतना क्लियर है। तो चलिए अब समझ लेते हैं। हाय हाय हाय, अग्न्याशय को, यानी इसको कहते हैं अंग्रेजी में पैंक्रियाज। देखिए इसका अगर आकार देखेंगे तो ये आकार रहता है पत्ती की तरह। कैसा, पत्ती की तरह। ये मिश्रित ग्रंथि है यानी मिक्स्ड ग्लैंड। ये क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड अब क्यों है, क्योंकि ये इंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करता है। दोनों की तरह क्यों कार्य करेगा, इंडोक्राइन में ये हार्मोन का स्रावण करेगा और एक्सोक्राइन में ये एंजाइम का स्रावण करेगा। ये हार्मोन को रुधिर में स्रावित करता है, कहाँ स्रावित करेगा, रुधिर में, और इनको एक नलिका में स्रावित करेगा। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये नलिका यानी डक्टलेस होती हैं और ये डक्ट युक्त होती हैं। इसमें 3 ठो कोशिका रहेगी, अल्फा, बीटा, गामा, या तो इसी को डेल्टा कहते हैं। अल्फा स्रावित करेगा ग्लूकागान, ग्लूकागान, और बीटा स्रावित करेगा इंसुलिन, और ये डेल्टा या फिर गामा स्रावित करता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। यही 3 ठो हार्मोन का स्रावण करेगा। देखिए वो यकृत जो है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल कर रख लेता है कि खाना कब हम नहीं खाएंगे तो उस दिन काम देगा। तो जो ग्लूकागान है ये ग्लूकागान ग्लाइकोजन को, यानी कि ये ग्लाइकोजन को बदल देता है ग्लूकोज में, और इससे क्या मिलेगा शरीर को, ऊर्जा। और ये जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है।
अब जैसे ही इंसुलिन की मात्रा में कमी आती है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इससे एक रोग हो जाता है, उसको कहते हैं डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग। सोमैटोस्टैटिन ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, वृद्धि अवरोधक हार्मोन। तो ये तो था इसके अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह ये क्या कार्य करता है, अब इतना छाप लीजिए। अब इसी का हम देखते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह ये कैसे कार्य करता है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह ये कार्य करेगा, तो इसमें क्या करेगा, एंजाइम स्रावित करता है, और उस एंजाइम में आप ट्रिक याद कर लीजिए, लैट, LAT। लैट से होता है, ल से होगा, यल से होगा लाइपेज, ठीक, ए से होगा एमाइलेज, और टी से होगा ट्रिप्सिन। तो देखिए ये लाइपेज करेगा क्या, ये जो वसा है उसको आपका लाइपेज बदल देता है वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल, ठीक। और ये कहाँ होता है, ये छोटी आंत में, और छोटी आंत में भी कहाँ, ग्रहणी। और एमाइलेज देखिए, मुख गुहा में जब ग्लूकोज का पाचन, स्टार्च का पाचन हुआ था तो माल्टोज बना था, तो यानी ये माल्टोज को किस में कर देगा, माल्टोस, इसको बदल देता है माल्टोस, और ये कौन, एमाइलेज बदल देगा ग्लूकोज में। ये है डाइसैकेराइड, और ये है मोनोसैकेराइड, यानी कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन। वहाँ था लारी एमाइलेज, ट्रिप्सिन कहते थे, टाइलिन कहते थे उसको, यहाँ है अग्न्याशयी एमाइलेज। तो ये भी कहाँ होगा, छोटी आंत में। जो ट्रिप्सिन है, प्रोटीन जब पचता था तो क्या बनता था, प्रोटीओज, यानी प्रोटीओस प्लस पेप्टोन्स, इसको ये बदल देगा कौन, ट्रिप्सिन, ये बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में, ठीक। तो प्रोटीन का पाचन बहुत जटिल रूप से होता है, यानी इसको आप लोग पहले उतार लीजिए। चलिए देखिए, ये जो प्रोटीओस और पेप्टोन है, ट्रिप्सिन इसको बदल देगा पॉलीपेप्टाइड में, माल्टोस को बदल देगा ग्लूकोज में, माल्टोस डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। वसा का भी पाचन हो गया, वसी लिखा है, वसा को बदल देगा वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में, और ये काम कौन करेगा, लाइपेज। ये तीनों प्रक्रियाएं होंगी कहाँ, छोटी आंत में। तो ये इसका बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य था। तो अब क्या देखें, अब बचा छोटी आंत बड़ी आंत, तो उसको आगे वाले किसी वीडियो में देखेंगे। तो कितना हो जा रहा है, 50 मिनट, अभी इतना ही तो हुआ है। चलिए देखें, अब जो आज पढ़े हैं वो ज़रा एक बार रिवाइज कर, चलिए जो पढ़े हैं फटाफट रिवाइज करते हैं। पहले ग्रसनी पढ़ें। देखिए भोजन को पहले कहाँ लेंगे, मुख गुहा में, मुख गुहा से कहाँ जाएगा, ये ग्रसनी में। ग्रसनी में दो रास्ते मिलेंगे, जैसे ही भोजन को लिए तो मुख गुहा में गया, से गया ग्रसनी में, ग्रसनी में दो रास्ते मिलेंगे, श्वास नली, ग्रास नली। भोजन कहेगा श्वास नली में हम नहीं जाएंगे, ग्रास नली हमको अच्छा लग रहा है, कार्डियन लग रहा है हमको, तो ग्रास नली में चला जाएगा। तो यहाँ से भोजन कहाँ गया, ग्रास नली में। अब ग्रास नली के बाद ये पहुँच जाता है आमाशय में, या आमाशय यानी इसी को पेट कहते हैं, ठीक। आमाशय के बाद ये जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद जो नहीं पचा रहता है वो बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही देखिए भोजन के कण यानी भोज्य कण, फूड पार्टिकल, इसमें जैसे ही मिल जाए लार तो ये कहलाता है बोलस, ठीक। अब बोलस आमाशय में जाए और इसमें मिल जाए HCl तो यही कहलाएगा काइम, ठीक। अब इस काइम में मिल जाए प्लस करके बाइल तो इसको कहते हैं काइल, ठीक। तो देखिए फूड पार्टिकल कहाँ रहेगा, बाहर फूड है उसको टुकड़ों में तोड़ दीजिए, मुंह में ले लीजिए, वो फूड पार्टिकल हो गया। उसी में लार मिल जाए वो बदल जाए, अब कहलाएगा बोलस। बोलस में HCl मिल जाए तो वो कहलाएगा काइम, और काइम में जैसे ही बाइल मिल जाता है, पितरस मिल जाता है तो वो कहलाता है काइम में जैसे ही पितरस मिल जाता है तो वो कहलाता है काइल। काइल में अवशोषण हो जाएगा पानी वानी का, फिर जो बचा रहेगा वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो देखिए आमाशय में, आमाशय के कितने भाग, ये क्या कहलाएगा, कार्डियक स्फिंक्टर, ये क्या कहलाएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ ये भाग पाइलोरिक, ये कार्डियक, ये पंडिक, ये बॉडी, ठीक। देखिए अगर भोजन में HCl ना पाया जाए तो क्या होगा, भोजन अम्लीय नहीं बनेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा, कीटाणु उसके नहीं मारे जाएंगे, सही है। अगर हाँ भोजन खाएं HCl ना मिला रहे, उल्टी करेंगे, दोबारा रोक के दोबारा खाओ, बार बार। मान लीजिए कोई मस्त ऐसे गुलाब जामुन आप गए बाज़ार,
मस्त छेना गुलाब जामुन दिखा, खा लिए। अब बहुत भाई राक्षस की तरह एकदम खा लिए। अब खाने के बाद वो जाएगा अमाशय में, खूब एकदम ठूस ठूस के खा लिए हैं, तो उल्टी करेंगे तो सोचेंगे यार बहुत महंगा गुलाब जामुन था, खाए थे, तो ऐसे रोक लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा खा लेंगे। लेकिन ये कब होगा, जब HCl ना मिला रहे। तो HCl भोजन अमाशय में पाया जाता है, तो वो मिल जाएगा, तो दोबारा जब उल्टी करेंगे तो बेकार हो जाएगा, फेंक देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकेगा यहाँ, फिर उसमें खूब मस्त से HCl मिलेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा वो। अब जैसे ही मान लीजिए अगर बाज़ार से आप गए, कुछ एकदम तेलहा मसाला वाला कुछ टिकिया समोसा पिज़्ज़ा बर्गर लेकर आएँ, अगर किसी महिला को कहीं साथ में ले जाइए और कुछ खाने के लिए कहेंगे तो अरे नहीं नहीं, अरे राय तो हम ना खाओ, चलो घरे खाइए वो, अरे हमें मानना ही बा। ऐसे 56 प्रकार का नखरा करती है। गाँव में बारात आ जाए, पर्दा के पीछे पतरी में खड़े मुर्गा लेकर खाएगी एकदम चोरी से, ए बहनी ले आओ, ए बच्ची ले आओ दिए, पर्दा के पीछे पतरी में ले आया, गुलाब जामुन समोसा वमोसा जौन पूड़ी कचौड़ी सब चीज़ एकदम खड़े जल्दी जल्दी खाए, 5 मिनट में लंबा। घरे खाना खाएगी कोई महिला, आधा घंटा 1 घंटा लगा देगी। बारात में जाए, पर्दा के पीछे पतरी में लेकर खाती है, 5 मिनट में आपसे ज़्यादा खाना खा लेगी। अमाशय के बगल में ही क्या रहता है, यकृत। यकृत के बाद एक तो यहाँ थैलीनुमा संरचना, पित्ताशय। अमाशय के नीचे छोटी आंत, दोनों के बीच में पत्तीनुमा संरचना, अग्न्याशय। ये ग्रास नली, ग्रसनी, यहाँ भोजन और वायु दोनों जाते हैं। चलिए अब कुछ सवाल बताइए आप। अमाशय के कितने भाग, HCl का कार्य, पाचन में HCl की भूमिका लिखिए। अगर मान लीजिए सवाल आ गया क्लास 10 में, पाचन में HCl की भूमिका लिख लीजिए, तो जो HCl का कार्य है वही खटाखट लिख दीजिए। कीटाणुओं को मारने का काम HCl, अरे HCl के साथ साथ लार भी करता है, उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है। ठीक है। HCl का श्रावण कौन सी कोशिकाएं करती हैं, म्यूकस का श्रावण कौन सी कोशिकाएं करती हैं। ठीक, और तो रीजनरेशन, यकृत ही ऐसा अंग है जिसमें रीजनरेशन पाया जाता है, और अन्य अंगों में रीजनरेशन नहीं। त्वचा में पाया जाता है बहुत कम, यकृत में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यकृत में। त्वचा में कहीं खरोच हो जाए तो वो भी ठीक हो जाता है। यकृत को भी आधा काट कर निकाल कर बना लीजिए, फिर 1 हफ्ते बाद वो सही हो जाएगा, फिर बना कर। इसी तरह मुर्गा खरीदिए मत, यकृत को ही काट काट कर खाते रहिए। तो बोलस किसे कहते हैं, काइम किसे कहते हैं, काइल किसे कहते हैं, भोजन को अम्लीय बनाता है। बीटा कोशिका, बीटा सेल किसका श्रावण करेगी, गामा या डेल्टा सेल, अल्फा सेल। बताइए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अमाशय में रहता है HCl, अगर इसकी अधिकता हो जाए, क्या हो जाए, अधिकता, तो हमको हो जाता है एसिडिटी। क्या हो जाता है, एसिडिटी। देखिए जैसे ही अमाशय में HCl की अधिकता हो जाएगी तो वो स्थिति हमको कहलाती है एसिडिटी। अब पेट आपका दर्द करने लगेगा, तो HCl है अम्ल, आपको दे देते हैं इनो पियो, काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकेंड में। इनो में देखिए वो 6 सेकेंड में आपके पेट के दर्द को राहत क्यों दे देता है। इनो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, ये पाया जाता है उसमें, और ये है क्षार। तो HCl यहाँ अधिकता किसकी हुई है, अम्ल की। ठीक, और ये क्या है, क्षार। अम्ल क्षार दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, उदासीन, या कहते हैं लवण, और प्लस जल बना लेंगे, मौज करेंगे आप। तो पेट दर्द तेज़ी से हो, HCl की अधिकता, स्थिति क्या कहलाएगी, एसिडिटी। ठीक करने के लिए इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, और कुछ खास तो लग नहीं रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना बहुत है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसका पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, और भी टॉपिक शुरू कर दिए गए हैं। वीडियो देखकर आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।